जय हिंद प्यारे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने कूलम के नियम पर आधारित पूरा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको अच्छे से कवर किया। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होने के कारण हम कूलम के नियम वाले जो वीडियो था उसको दो भाग में हमने तोड़ा है, जिसमें हमने पहले पूरे कॉन्सेप्ट को जान लिया है और आज हम उसके एप्लीकेशंस मतलब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक से एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हम आज डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमको इस वीडियो में कवर करना है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत का, उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लाता हूँ, फिर हम इस वीडियो की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों, ये सवाल आपसे पूछा गया है और ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है ना, आपके स्कूल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में या नीट उट के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन कॉमनली कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि 9e एवं e के दो बिंदु आवेश, मतलब दो बिंदु आवेश है, उनका मान दिया हुआ है। ठीक, एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 8 मीटर। सवाल कहता है कि एक तीसरा बिंदु आवेश, ठीक, उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रह सके। मतलब समझना ना कि मान लो ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर जो आवेश रखा गया है ये है 9e और यहाँ पर e मान का आवेश रखा गया है। दोनों के बीच की दूरी भी हमको दे दी गई है, कितना? 8 मीटर। सिंपल। हमसे क्या डिमांड कर रहा है? हमसे डिमांड कर रहा है कि कोई एक तीसरा बिंदु आवेश, मान लो मैं Q नाम का एक बिंदु आवेश लिया, उसको बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन की स्थिति में रहे। संतुलन की स्थिति का मतलब ही यही होता है कि भैया इसके कारण इस पे जो बल लगे, आपने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि हमेशा बल जो लगता है, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, वो हमेशा केवल दो आवेशों को ध्यान देना ना, एक जिसके कारण लगे और एक जिस पे लगे। 10 आवेश है चाहे 20 आवेश है, उससे हमको लेना देना नहीं है। बल हमेशा दो लोगों के बीच की बात है। तो इसके कारण इस पे लगने वाला बल और इसके कारण इस पे लगने वाला बल आपस में क्या होना चाहिए? संतुलित रहना चाहिए। तभी तो यह बिंदु आवेश भी क्या रहेगा? संतुलन में रहेगा। तो मान लीजिए मैंने कुछ 9e वाले चार्ज से मैंने x दूरी पर यह आवेश रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है तो e वाले चार्ज से कितनी दूरी पर आ जाएगा? 8 - x मीटर की दूरी पर आएगा। आपको बोला गया है कि आवेश कहाँ रहना चाहिए? आवेश संतुलन में रहना चाहिए। अगर आवेश संतुलन में हो, ठीक है, संतुलन में हो, जैसे समझना बात को कि मान लो ये मेरा एक मार्कर है, मैं इस पे ना दोनों ओर से फोर्स लगा रहा हूँ। मेरा राइट हैंड इसको लेफ्ट में ढकेलना चाह रहा है, लेफ्ट हैंड इसको राइट में ढकेलना चाह रहा है। जब ऐसा हो रहा है, दोनों ओर से जब फोर्सेस लग रही हैं और अगर ये इक्वल फोर्सेस लगेंगी जिनके डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसल। और मार्कर जहाँ है वो अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में क्या है? संतुलित हो जाएगा। तो ये जो संतुलन वाला वर्ड बोला ना, इसका मतलब ही यही है कि इस आवेश पे इसके कारण लगने वाला बल, इसी आवेश पे इसके कारण लगने वाला बल आपस में क्या हो? बराबर हो, पर विपरीत दिशा में हो, ताकि एक दूसरे को क्या करें? कैंसलाइज कर लें। तो वही बात हो गई कि हम क्या करेंगे? 9e आवेश द्वारा Q पर लगने वाला बल, Q पर लगने वाला बल वो बराबर आना चाहिए ना, संतुलन की स्थिति में लाना है। E आवेश के द्वारा, E आवेश के कारण Q पर लगने वाले बल के, ठीक, ये दोनों बल अगर आपस में बराबर हुए तो हमारा आवेश Q क्या रहेगा? संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब अब सीधी सीधी बात है कि इसके कारण इस पे लगने वाले बल के लिए आप लोग कूलम का नियम लगाएंगे और वो आपने पढ़ा है कि 1/4πε0 Q1 × Q2 होता था। Q1 कितना है? 9e और Q2 क्या है? Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो क्या है? x² इक्वल टू हो जाएगा। अब ये वाला फोर्स लेना है, E आवेश के कारण Q पे लगने वाला बल की बात कर रहा हूं ना मैं। तो भैया फिर से 1/4πε0 तो डालोगे ही डालोगे।
Q1 की जगह पे E डाल दिए और Q2 की जगह पे Q डाल दिए और दोनों के बीच की दूरी क्या है 8 माइनस एक्स का, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसल, ई भी कैंसल हो गया, क्यू भी कैंसल हो गया। तो हमें फाइनली क्या मिला, हमें मिला 9/x² इक्वल आ रहा है 1/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक काम कीजिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो ना, दोनों साइड वर्गमूल करने पर आप यहाँ पाएंगे 3 8 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाए इसलिए प्लस माइनस एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया 24 माइनस 3x इक्वल टू क्या प्लस माइनस एक्स। यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, ये पूरा कंडीशन आप समझ पाए ना कि कैसे इस सवाल को ऑपरेट करना था। तो चलिए मैं इस हिस्से को हटा रहा हूँ ताकि मैं अभी न्यूमेरिकल पार्ट को आगे प्रोसीड करूँ। तो एक काम करते हैं, हम लोग ना एक बार प्लस वाला सिंबल लेंगे और एक बार माइनस वाला सिंबल लेंगे, दोनों केस कंसिडर कर लेते हैं ना, नहीं तो एक आंसर हमेशा छूट जाता है। तो 8 माइनस 3x इक्वल टू मैंने प्लस एक्स ले लिया है पहला कंडीशन, और यहाँ सॉरी 24 माइनस 3x था, 8 माइनस 3x बोल दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने माइनस एक्स ले लिया, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। जब मैंने ऐसा किया तब आप यहाँ से साफ साफ समझ पाएंगे, ये x प्लस 3x हो जाएगा, जो 4x आएगा, तो 4x 24 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर आ गई, इजी। पर जब मैंने माइनस एक्स लिया है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस 3x उधर जाके प्लस 3x हो गया, तो ये 24 इक्वल टू आ गया 2x, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 12 मीटर। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा सवाल आंसर सही है। तो आपने एक बात अभी अभी देखी थी, ये जो Q1 और Q2 दो आवेश थे, ठीक, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई थी कितनी भैया 8 मीटर, कुल दूरी कितनी दी गई थी 8 मीटर, और इस 8 मीटर के बीच में ही आपको तीसरे बिंदु आवेश को स्थापित करना था। अगर आप 12 मीटर वाला आंसर लेंगे तो ये 12 मीटर इस 8 मीटर के बाहर चले जाएगा, इसलिए हम इस आंसर को नहीं लेके हम कौन सा आंसर लेंगे 6 मीटर वाला। क्यों लेंगे ये बात समझ पाए, हालांकि दोनों ही आंसर सही थे, पर हमको बीच का आंसर लेना है, तो 8 मीटर से छोटी वैल्यू लेनी थी, इसीलिए हमारे लिए 9e आवेश से जो q आवेश है वो 6 मीटर की दूरी पर रहेगा अगर उसको संतुलन बनाए रखना है, और e वाले आवेश से वो 2 मीटर की दूरी पर स्थित रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग आराम से इसको डील कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। फिर ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। चलिए तो एक और प्यारा सा सवाल हमारे बीच में है, सवाल पढ़ते हैं। कहता है दो आवेश प्लस q एवं प्लस 4q एक दूसरे से d दूरी पर है। तो चलिए कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो मेरा पॉइंट A है और ये मान लो पॉइंट B है, यहाँ पर आपको आवेश दिया है प्लस q और यहाँ दिया है प्लस 4q, दोनों के बीच की दूरी आपसे कह रहा है कितना d। पहली लाइन हो गई। हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन की यही खासियत है ना कि आपने एक एक लाइन जो पढ़ा ना उसको आप बस परफॉर्म करते चलिए, सवाल बनेगा ही। सवाल की फितरत है सॉल्व होना, और हर एक स्टूडेंट से सॉल्व होना चाहिए। आगे क्या कहता है, एक अन्य आवेश को कहाँ रखा जाए कि तीनों संतुलन में हो। ध्यान दो, इस बार कंडीशन चेंज किया ना पिछले सवाल से, इस बार किसी बीच में रख के आवेश को संतुलन नहीं लाना है, इस बार ऐसा कंडीशन बनाना है कि तीनों के तीनों आवेश आपस में क्या हो जाए, संतुलन में आ जाए। और तीन आवेश तो तब जब एक कोई तीसरा आवेश आप लोग कहीं ला के रखेंगे, हो सकता है वो लेफ्ट में आए, हो सकता है वो राइट में आए, हो सकता है वो बीच में आए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बीच में मान लेता हूँ, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। तो बीच में मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है ना, ये इससे x दूरी पर है। तो अगर इससे x दूरी पर है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से d माइनस एक्स दूरी पर रहेगा, क्योंकि ये कुल दूरी कितनी थी, d डिस्टेंस थी। बारिश बहुत तेज़ हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा हो साउंड के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर चलिए पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, हो सकता है थोड़ी देर में लाइट भी भूल हो जाए। शक्तिमान टाइप का अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कभी कायम मत रहे भाई, उजाला उजाला रहे। तो इतना आपको समझ में आया।
आगे कहता है कि तीसरे आवेश का ना परिमाण भी ज्ञात करना। अच्छा, सवाल में ट्विस्ट, थर्ड वाला जो चार्ज आया ना, इसका आप लोग को वैल्यू भी लाना पड़ेगा। देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो तीनों आवेशों को संतुलित करने वाली बात हुई ना, इसके कारण सवाल में ना थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। कैसे ट्विस्ट आया तो देखिएगा कि मान लीजिए मैं इस चार्ज के साथ हूँ प्लस क्यू वाले चार्ज के कारण, तो अगर संतुलन रखना है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, साथ ही साथ इस पर भी फोर्स लगाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं कहता हूँ कि प्लस क्यू के साथ स्मॉल क्यू का संतुलन करना है। तो ऐसे स्थिति में संतुलन का तो मतलब ही क्या होता है? संतुलन का मतलब ही होता है कि जो बल लगे, जो कुल बल लगे, वो कुल बल कितना है, लेफ्ट वाला फोर्स, राइट वाला फोर्स, टोटल फोर्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम या संतुलन का कंडीशन गेन करेगा। तो आप समझ पाएंगे प्लस क्यू वाले के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल क्यू। इनके बीच की दूरी लेना ना, जो कितनी है, x है, तो ये हो गया x² प्लस अब इस क्यू चार्ज के कारण इस 4q पे फोर्स लगाना है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, q इंटू 4q, और अब q से 4q के बीच की दूरी लेना ना, तो वो दूरी कितनी है, d²। इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि भैया इस आवेश को भी आपस में क्या रखना है, संतुलन। मतलब इस आवेश के कारण जितना भी बल लगाया जा रहा है वो कुल बल क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। उसका योग कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो एक काम कीजिए, इस पार्ट को आप उधर भेज दीजिए, तो आप पाएंगे कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x² इक्वल आ जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू 4q डिवाइडेड बाई q d²। ध्यान दो, तो ये पार्ट कैंसल, क्यू भी कैंसल, तो हमें एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया, स्मॉल क्यू का रिलेशन मिल गया, और वो मिला ये x² वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा लेगा, तो माइनस न्यूमिनेटर में क्या है, कैपिटल 4q, ये तो कैंसिल हो गया था ना क्यू, और ये x² उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कैपिटल 4q x² डिवाइडेड बाई d²। ये मान लो मेरा इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। बस जैसा फिजिक्स फ्लो करवा रहे हैं हम, बस वैसा फ्लो कर रहे हैं। अब ये बात हो गई इस पॉजिटिव कैपिटल Q वाले चार्ज के कारण। अब हम बात करेंगे इस पॉजिटिव कैपिटल 4q वाले चार्ज के कारण फोर्स को, या इसको हम लोग को इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन में मेंटेन करना है। तो हम अब बात करेंगे प्लस 4q का संतुलन करना है Q के साथ, स्मॉल q के साथ ना, ठीक। तो अब ये जो प्लस 4q वाला चार्ज है, ये किस पे बल लगा रहा है, तो ये तो इस स्मॉल q पे भी फोर्स लगा रहा है, और साथ ही साथ ये इस कैपिटल Q पर भी तो फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये स्मॉल q पे फोर्स लगा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल 4q इंटू स्मॉल q, q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस वो लिया जाता है जो उन दोनों आवेशों के मध्य लिया जाए जिस पे आप काम कर रहे हो। तो आप काम कर रहे हो इस 4q और इस q में, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है d माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस इसके कारण जो कुल आवेश, जो कुल बल लग रहा है ना, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये भी संतुलन में है ना। तो ये और भी फोर्स लगा रहा है, ये अब इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या फोर्स लगाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू q डिवाइडेड बाई d²। भैया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस टोटल क्या है, d है, इक्वल टू कितना, 0। क्यों 0, क्योंकि ये आवेश भी क्या है, संतुलन में है। तो इसका कुल बलों का जो योग आएगा, जो परिणामी बल आएगा, उसका योग भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको उस पर भेज दो, तो यहाँ से आप देखेंगे 4q इंटू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है आपका, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू q, अच्छा ये स्मॉल q है, ये गलती से कैपिटल Q लिखा गया था, डिवाइडेड बाई d²। अब ध्यान दीजिए 4q कैंसल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कैंसल। तो फाइनली आप क्या पा रहे हैं कि q अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
इक्वल आ रहा है आपके पास माइनस कैपिटल क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आया था, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई करा दो, फिर इक्वेशन 2 बना लेना। चलो मैं इसी को ऐसा लिख दे रहा हूँ कि कैपिटल स्मॉल क्यू इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, q इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सामने क्या लगा है, माइनस। इसके जो नीचे में था ना, हर में था, उसको ले जाके उधर मल्टीप्लाई करा दिया। ये इक्वेशन 2 बन गया, यहाँ इक्वेशन 1 है। दोनों ही किसकी वैल्यू है, स्मॉल क्यू चार्ज की। तो इन दोनों को अगर मैं कोरिलेट करवा दूंगा तो मेरा आपस में रिलेशन बन जाएगा। स्मॉल क्यू की चार्ज में इजी हो जाएगी चीज़ें निकालना। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं इधर का हिस्सा थोड़ा सा रब करता हूँ ना स्पेस, सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए। चलिए देखिएगा आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दिया। तो जैसे ही आपने कंपेयर किया, आपने कहा -4q एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, -q डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। भैया आप q कैंसल। तो हम एक काम करते हैं, अब हम सब जगह ये माइनस माइनस का सिंबल भी हटाई दो। तो आप देख पा रहे हो, ये आ रहा है 4x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एक काम करो ना, डी स्क्वायर भी नीचे नीचे से कैंसिल हो गया। तो हमें मिल रहा है प्यारे बच्चों 4x स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +-2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं पॉजिटिव लेके चल देता हूँ। ठीक, जब मैं पॉजिटिव ही लेकर चलूँगा तो फिर काम आसान हो जाएंगी। ओके, तो पॉजिटिव ही लेके चल दो, या आपकी मर्जी, जो भी आपको लेके चलना है। तो मैं मान लिया प्लस अगर लेके चला तो 2x इक्वल टू क्या है, डी माइनस एक्स। तो भैया ये x इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस एक्स इक्वल टू कितना, d। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, d/3। कितना आया, d/3। और ये x कहाँ से दूरी था, ये x दूरी था प्लस q वाले आवेश से। ये x दूरी कहाँ से था, ये दूरी थी आपकी x, और ये कुल दूरी कितनी थी, d। तो प्लस q आवेश से अगर आपको संतुलन स्थापित करना था तो स्मॉल q वाला चार्ज कितनी दूरी पर स्थापित है, तो प्लस q वाले से d/3 दूरी पर, और 4q वाले आवेश से, और स्वाभाविक सी बात है ये कितना था, d माइनस एक्स। यहाँ x का मान d/3 रखोगे तो 2d/3 आएगा। समझ में आया, ये q चार्ज कैपिटल Q चार्ज से d/3 दूरी पर और 4q चार्ज से 2/3 दूरी पर स्थापित है जब संतुलन का कंडीशन क्रिएट हुआ है तब। ठीक, अब हमको क्या लाना था, हमको दूरी तो लाना था, तो पहला आंसर मिल गया। दूसरा हमसे बोला था स्मॉल q की वैल्यू भी लाओ। स्मॉल q की वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन 1 से आएगी। क्या था इक्वेशन 1, यही तो था आपका इक्वेशन 1, q इक्वल टू -4q एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आया था, ये रिलेशन आया था ना q का। आप बस पुट कर दीजिए, x की वैल्यू तो आपने ला ही लिया है, तो ये हो गया -4q, x की जगह पे हमने कितना रख दिया, d/3 का स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपको q की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 4q d स्क्वायर अपॉन 9, और नीचे पहले से क्या है, d स्क्वायर। तो भैया d स्क्वायर घर गया d स्क्वायर, हमें फाइनली मिल गया स्मॉल q इज इक्वल्स टू -4q/9। ये आपका स्मॉल q के आवेश का मान भी मिल गया। तो इस सवाल में खास बात थी कि आपको 2 बार कंडीशन लगानी पड़ी, क्योंकि तीनों आवेश संतुलन में थे। तो थोड़ा अच्छा प्यारा सवाल, सीखने के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के सवाल हम बनाएं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हम लोग को क्लियर करना है, और उसे हम नाम देंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लास 11th में जब आप लोग तरंग यांत्रिकी, वेव मोशन जब आप पढ़ रहे होते हैं, तब भी आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करते हैं। इस बार हमको कूलॉम्ब के लॉ में यूज़ करना है। कैसे होता है, इसने क्या कहा, तो ये कहता है, आप सबको पता है कि मान लीजिए बीच में एक आवेश मैंने रख दिया। हमेशा कभी भी जो बल लगता है ना, बल हमेशा जोड़े में लगता है, मतलब 2 लोगों का 2 आवेश लेना है। हाँ, उन 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को तीसरे आवेश, चौथे आवेश से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक। पर अगर मैंने बीच में एक आवेश रख दिया और उसके चारों ओर 10 आवेश हैं, तो वो 10 आवेश एक एक जोड़ा बनाते हुए उस पर बल लगाएंगे। यही है आप लोग का क्या। और अगर आप लोगों को कुल बल चाहिए तो फिर उन सभी बलों का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत कहता ही यही है कि कई आवेशों द्वारा किसी अकेले आवेश पे लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पे आरोपित बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। चलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मैंने एक 3 डायमेंशनल स्पेस ले लिया, एक्स वाई जेड करके 3 डायमेंशनल स्पेस ले लिया। यहाँ पर ठीक है मेरा Q1 एक आवेश रखा गया है जिसका जो केंद्र है, ओरिजिन है, उससे जो दूरी है वो R1 दूरी है। ठीक, यहाँ पर कोई एक आवेश मैंने रख दिया Q2 जिसकी केंद्र से दूरी क्या है, R2 है। और यहाँ पर कोई एक आवेश रख दिया मैंने Q3, इसकी केंद्र से दूरी क्या है, R3। ऐसे ही यहाँ पर कहीं पर आप लोग का एक आवेश रखा हुआ है, चलो इस R2 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है Qn, बहुत सारे आवेश हैं हमारे पास, Q4 Q5 सब है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक Qn आवेश मान लिया। इस Q1 पे इस Q2 के कारण आवेश लगेगा, बल लगेगा। ठीक, तो इस Q1 को हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट मान लिया, पढ़ाई की बिंदु मान ली इस Q1 आवेश को। ठीक, इस Q1 आवेश को। अब इस Q1 पे इस Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा, दोनों का नेचर क्या है, सेम। तो ये Q2 इस पे इधर फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही बात है। इसको हम क्या बोलेंगे, F ऑफ 1 2, मतलब 2 के कारण 1 पे लगने वाला बल। सिमिलरली इस Q3 चार्ज के कारण इस पे भी फोर्स लगेगा और ये रिपल्सिव फोर्स रहेगा जो बाहर की ओर निकलेगा। ये मेरा क्या है, F ऑफ 1 3, मतलब Q3 चार्ज के कारण Q1 आवेश पे लगने वाला बल। ऐसे ही Q4 चार्ज रहता, Q5 चार्ज रहता, बहुत सारे आवेश रहते। मान लो ये Qn आवेश है, तो इस Qn के कारण इस Q1 पे क्या फोर्स लगेगा, तो ये इधर की ओर क्या फोर्स लगेगा, F ऑफ 1n, मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, nth वाले चार्ज के कारण, Qn चार्ज के कारण। तो जब हमको नेट फोर्स चाहिए होगा किस पर, इस Q1 आवेश पे इन सारे आवेशों के कारण कुल कितना बल लग रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है F ऑफ 1 2 प्लस ऑफ F ऑफ 2 1। सदिश योग है ना, कौन सा योग बोल रहा है, सदिश योग बोल रहा है, मतलब कोई ऊपर कोई नीचे जा रहा है तो कैंसिल भी होंगे। प्लस सॉरी 1 2 1 लिखा गया है, 1 3, ऐसे ही चलते रहेगा कब तक, 1n तक। तो ये है आप लोग का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसको सवालों में कैसे उपयोग करना है उसको हम सीखेंगे। पहले आप लोग बस इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, प्रैक्टिकल कैसे यूज करते हैं, बहुत आसान है। चलिए, तो हमने जो अध्यारोपण का सिद्धांत समझा ना, उसी पर आधारित एक प्रश्न हमारे सामने आ गया है। अब इस प्रश्न को अच्छे से समझना है। क्यों खास बात है इस प्रश्न की, मैं पहले से इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ना, आगे की वीडियोस में आप लोग ना द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डायपोल मोमेंट, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और उसके कॉन्सेप्ट में भी ठीक वही चीज़ें होंगी जो आप इस सवाल को सॉल्व करते समय देखेंगे कि ये सवाल सॉल्व होने में जो प्रोसीजर यूज़ करेगा ना, डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट में भी हूबहू वही प्रोसीजर यूज़ होगा। तो चलो सवाल तो पहले पढ़ें। क्या कहते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, तीनों सिरों पर मतलब ABC सिरों पर क्रमशः 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के आवेश वायु में रखे गए हैं। माध्यम दे दिया वायु, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, K का मान पता चल गया। मतलब हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक, ये पॉइंट क्या है, मेरा A पॉइंट है, और इस A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है 5 माइक्रोकूलम का। मतलब कुल मिला के अगर 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 ना, नैनो बोलता तो 10 की पावर -9 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा दूर से बना दिया तो थोड़ा टेढ़ा बड़ा बन गया होगा। अब ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, ये पॉइंट हमारा B है और दिस पॉइंट इज C। B पॉइंट पे बोलता है +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है भैया, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज लगा दिया। और C पॉइंट पे कहता है -10 माइक्रोकूलम का हमारे पास चार्ज दिया हुआ है। ठीक,
ये कंडीशन हमको सवाल में गिवन है। बोल रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं की लंबाई तो बराबर होनी ही थी। बोल रहा है ए पर रखे आवेश के परिणामी बल की गणना करें। ये रहा मेरा पॉइंट ए। इस पे 5 माइक्रोकूलम का जो कुल आवेश है, देखिएगा ए पर जो मेरा 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो उस 5 माइक्रोकूलम के आवेश पर जो बल लग रहा है वो बल किसके किसके कारण लग रहा है? पॉइंट बी पर रखिए आवेश और पॉइंट सी पर रखिए आवेश के कारण ही तो लग रहा है। तो पहले तो आप उस बल को लगाइए और उसके बाद आपको पता है कि किसी एक अकेले आवेश पे बहुत सारे आवेशों के कारण जो बल लगता है, उस पे जो कुल बल उस आवेश पे लाना है उसका क्या करना पड़ेगा? सभी बलों का क्या करना पड़ेगा? सदिश योग करना पड़ेगा। तो मान लो मैं इसको ध्यान से देखता हूँ कि भैया पॉइंट बी पर इतना आवेश है 10 माइक्रोकूलम का, ए पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, ए पर बल लगाना है तो कौन बल लगाएगा? बी वाला लगाएगा। तो ये बल इधर बाहर की ओर लगेगा। अब ये कैसे पता चला बाहर की ओर लगेगा? क्योंकि भैया ये बल लगा रहा है ए पर और इसकी प्रकृति भी पॉजिटिव है और इसकी प्रकृति भी कैसी है? पॉजिटिव। दो समान प्रकार के आवेशों में हमेशा क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बी वाला ए वाले को उधर ढकेलेगा। ये वाला फोर्स मान लो मेरा F1 फोर्स है, ठीक है। F1 फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो चलिए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया मैंने। Q1 की जगह पे कितना है? इतना। और Q2 की जगह पे मैंने क्या रख दिया? अरे वो तो आगे पीछे भी लिख सकते हो, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² का क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको याद होती है, 9 × 10⁻9 ही तो आता है, इनटू 10⁻6, 10⁻6 ये हो गया 10⁻, अच्छा इसको 10 पहले -5 कर दो ना, तो ये मुझे मिला 5 × 10⁻11 ऊपर से और नीचे से मिला 25 × 10⁻4। जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 5 से ये 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 9 ये 5 से कैंसिल होगा कितने में? चलिए देख लीजिएगा, 5 एकम 5 पॉइंट कितना बचा? 4, 40 बन गया। तो 5 बटे 40 गुणित 10 की घात में 9 है, 10⁻11 है और ये पलटी मार के ऊपर होके क्या हो जाएगा? 10⁻+4। मतलब हमें टोटली मिल रहा है 1.80 × 10⁻, ये हो गया 13 और ये -11 मतलब 10 की घात 2। तो फाइनली 180 न्यूटन आया आपका F1 की वैल्यू, ठीक। इस 10 माइक्रोकूलम के कारण इस 5 माइक्रोकूलम में बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 180 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस -10 माइक्रोकूलम जो सी पर है वो ए पर फोर्स लगाना है। सारा बल किस पे लगना चाहिए? ए पे। तो भैया इसकी प्रकृति ऋणात्मक है और इसकी प्रकृति धनात्मक है। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। तो ये -10 माइक्रोकूलम का आवेश ना इसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर इसके फोर्स का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? नीचे की ओर। और ये फोर्स मेरा क्या है? F2 फोर्स। अगर मैं F2 की वैल्यू लाऊं तो मैं अलग से F2 की वैल्यू लाने तो जाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इतना सारा कैलकुलेशन तो मैंने किया है, इसमें Q1 इतना था, Q2 इतना था। अभी भी आप देखिए Q1 भी 10 माइक्रोकूलम है, Q2 5 माइक्रोकूलम है। तो मैं सीधे सीधे समझ गया और डिस्टेंस भी सेम है 5-5 सेंटीमीटर का कि F2 का वैल्यू भी कितना आएगा? 180 न्यूटन ही आएगा। आप लोग चाहो तो रख के चेक कर लो, आना तो सेम ही है। सामने माइनस उन्नीस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम केवल उसका क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं। तो 180 न्यूटन आ गया, ठीक है। डायरेक्शन तो मैंने मेंशन कर दिया ना, इसलिए अलग से इसको सर माइनस रख के सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपने F1 और F2 ला लिया, बट आपको इस पॉइंट पर ना रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स एक ये इधर निकल रहा है, ये इधर निकल रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा और ये मेरा नेट फोर्स यहाँ मिलेगा, जो मान लीजिए जो कितने डिग्री के एंगल पे मिलेगा। तो ध्यान देना ना। अच्छा, पहले F1 और F2 के बीच का पहले एंगल देखो। F1 और F2 के बीच का अगर मैं एंगल देखूंगा, मुझसे पहले ही बोला समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है।
और ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा का कुल कोण कितना होता है? एक सरल रेखा का कुल कोण 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो हम समझ गए कि ये 120 डिग्री होगा। और इस 120 डिग्री के बीचों बीच से ना एफ नेट निकल रहा है, पर वो 60 डिग्री एकदम बीचों बीच से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ये बात अभी हमको नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है करके मैं ये वाला एंगल मान लेता हूँ बीटा है। क्या मान लिया? बीटा है। चेक करेंगे कि सही में 60 से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिलहाल के लिए आप एक काम कीजिए, आपके पास F1 पता है, आपके पास F2 पता है, आप F नेट की वैल्यू ला लीजिए। तो आपको पता है दो वेक्टर अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो तो उनका जो नेट फोर्स आएगा, आप सबने पढ़ा है, वो कैसे लाते हैं आप लोग? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितना रखना है? F1 और F2 के बीच का एंगल जो टोटल कितना डिग्री दिख रहा है? 120 डिग्री दिख रहा है। यही कॉन्सेप्ट आप लोग को डायपोल मोमेंट वाले चैप्टर में भी लगाना पड़ेगा। F1 की वैल्यू सबको पता है 180 न्यूटन का स्क्वायर, फिर से 180 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 है 180, F2 भी है 180 और कॉस 120 डिग्री रखना पड़ेगा ना। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। तो ये देखो ये टू क्या हो गया? कैंसल। तो हमें मिल रहा है रूट में 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। ये माइनस लगा है ना, ये माइनस के सामने ये माइनस लग गया। 180 मतलब फिर से 180 का स्क्वायर। तो एक 180 स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो रूट में फाइनली हमें कितना मिला? 180 का स्क्वायर, जो बाहर क्या देगा? 180 न्यूटन। मतलब इस बार F1 भी 180 न्यूटन आया था, F2 भी 180 न्यूटन आया और F नेट का वैल्यू भी कितना आया? 180 न्यूटन ही आया। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो आपने नेट फोर्स ला लिया। आपसे पूछा गया था कि A पर रखे आवेश का परिणामी बल कितना आएगा? तो 180 न्यूटन आएगा। किधर आएगा? तो ये बीचों बीच जो जा रही है ना लाइन, इनके बीच में आएगा। एंगल अगर लाना है भैया, आपने तो मैग्नीट्यूड बता दिया, पूछा गया किधर किधर आएगा, तो अगर उसका एंगल बताना है तो चलो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, ध्यान देना। बस मुझे इतने से मतलब है, या इसको भी हटा ही दो, एंगल चाहिए मुझे। तो मैं मान लेता हूँ वो एंगल थीटा, ये बीटा मैंने माना था। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद आ रहा होगा, tan बीटा इज इक्वल टू होता था F1 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, a साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। याद आ रहा है, वेक्टर एडिशन में पढ़े थे। तो यहाँ पर tan बीटा इक्वल टू F1 है 180 इंटू साइन थीटा की जगह पे हमने रख दिया 120 डिग्री डिवाइडेड बाई फिर से 180 प्लस F2 की जगह भी 180 कॉस, यहाँ भी क्या आ गया 120 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हो जाएगा 180 डिग्री। साइन 120 डिग्री जो है वो एक्चुअल में कितना आने वाला है, उसकी वैल्यू आती है √3/2। अब ये कैसे आता है, तो मैंने अलग से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो बना रखे हैं जो क्लास 11 के प्लेलिस्ट में है, ठीक है। और ये हो गया 180 प्लस ये 180 इंटू -1/2, ठीक। तो यहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको सारी वैल्यू आराम से मिल जाएंगी। तो 180 मान लीजिए कॉमन हो गया इन दोनों के बीच में से और वो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है केवल √3/2 और नीचे बच रहा है 1 - 1/2। तो फाइनली हमें मिलने वाला है नीचे 1/2, √3/2 कैंसिल होके कितना आया, tan बीटा की वैल्यू आ गई केवल √3। तो बीटा का मान आता है 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री पे ही तो √3 देता है। तो कितने डिग्री की एंगल से वो रिजल्टेंट फोर्स निकला होगा, 60 डिग्री की एंगल से। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, तो ये तो करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से आज हमने कूलम लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को भी कवर किया। अब हमारा, मैं मानता हूँ कि कूलम लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हुआ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक। आपने नोट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कूलम लॉ के क्वेश्चंस को ना, और ज़्यादा क्वेश्चन को ना आप लोग किताबों से ढूंढ ढूंढ कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और बार बार कहा है, पूरा क्लास 12th का ना फाउंडेशन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पे।
पहला चैप्टर संभाल लो, मज़ा आ जाएगा। क्लास 12 आपकी एकदम मुट्ठी में चलेगा। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और जितनी भी पॉसिबल वेराइटीज़ हो सकती हैं उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक प्रैक्टिस ज़रूर करना है, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हैव ए वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।